नमस्कार, सुप्रभात। राजस्थान में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत में बड़ी खबर जयपुर से। रामगंज थाना इलाके में दो पक्षों में चाकूबाजी की घटना की जानकारी सामने आई है। देर रात की घटना है। घायल हुए युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच में जुट गई है। बड़ी खबर जयपुर से, रामगंज इलाके में चाकूबाजी की घटना, एक युवक की मौत, पुलिस ने दर्ज किया मामला। जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, देर रात का ये मामला है। देर रात चाकूबाजी की घटना हुई जयपुर के रामगंज इलाके में और इस वारदात में एक युवक की मौत हो गई। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर लिया है, जांच में जुट गई है। और एक और बड़ी खबर आ रही है जयपुर से, जहां एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने कार्रवाई की है। सोने की तस्करी करते एक यात्री को दबोचा है कस्टम विभाग ने। ये यात्री 500 ग्राम सोने की तस्करी कर ला रहा था। 540 ग्राम सोने के साथ कस्टम विभाग ने इस यात्री को दबोचा है। बैंकॉक जयपुर फ्लाइट से ये यात्री जयपुर पहुंचा था। रेक्टम में तस्करी कर सोने को छुपा कर ला रहा था। दिल्ली निवासी बताया जा रहा है। इस आरोपी को यात्री कस्टम उपायुक्त कुलदीप सिंह के नेतृत्व में अब इस यात्री से पूछताछ चल रही है। कहां से सोना लेकर आया और कहां इस सोने को सप्लाई करना था। बड़ी खबर जयपुर से। और जयपुर से एक और बड़ी खबर, एक मकान में लगी आग। अंबाबाड़ी इलाके की घटना है। दमकल की 4 गाड़ियां मौके पर पहुंच चुकी है। आग बुझाने की कोशिश की जा रही है। आग में फंसे 2 लोगों को भी सकुशल बाहर निकाल लिया है। बड़ी खबर जयपुर से। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। लोकसभा चुनाव में जीत हासिल करने के लिए कांग्रेस पूरी तरह से एक्टिव मोड में आ चुकी है। प्रदेश कांग्रेस आज कार्यकारिणी की बैठक का आयोजन करने वाली है। इस बैठक में प्रदेश कार्यकारिणी, पदाधिकारियों, विधायकों, जिला अध्यक्षों, अग्रिम संगठनों, विभागों और प्रकोष्ठों के प्रदेशाध्यक्षों को बुलाया गया है। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में होने वाली इस बैठक की अध्यक्षता पीसीसी चीफ सचिन पायलट करेंगे, जिसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रभारी अविनाश पांडे समेत अन्य वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे। इस बैठक में लोकसभा चुनाव से लेकर संगठन को मजबूत करने समेत कई मुद्दों पर मंथन किया जाएगा। बैठक के बाद ही लोकसभा चुनाव को लेकर 6 लोकसभा सीटों की बैठक का आयोजन भी किया जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की 20वीं बैठक हुई। बैठक में गहलोत ने गांवों में पानी, बिजली और चारे की व्यवस्था करने के लिए विभागों को निर्देश दिए और साथ ही पीड़ित किसानों को फसलों का मुआवजा 31 मार्च से पहले देने के निर्देश भी दिए। आज की बैठक के अंदर एजेंडा ये था कि 5,555 गांवों में जो अकाल पड़ा है, उस अकाल को पड़ने के बाद किस प्रकार से उनमें जनता को रिलीफ किया जाए, किस प्रकार से कैटल कैंप खोले जाए, किस प्रकार से पीने के पानी की व्यवस्था की जाए, किस प्रकार से लोगों को मजदूरी जाए, इसके संबंध में हमने कुछ निर्णय लिए हैं। जो खराबा हुआ पिछले साल, उसका भी अभी तक 350 करोड़ रुपए के आसपास का। आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारी के लिए बीजेपी ने प्रदेश में तैयारी शुरू कर दी है, जिसके तहत आगामी 21 जनवरी को बीजेपी मुख्यालय पर बैठक और कार्यशाला आयोजित की जाएगी, जिसमें लोकसभा चुनाव जीतने की रणनीति पर मंथन होगा। कार्यशाला में बीजेपी के प्रदेश पदाधिकारी, लोकसभा संचालन समिति और जिला अध्यक्षों की प्रदेश पदाधिकारी शामिल होंगे।
विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद गुलाबचंद कटारिया शनिवार को पहली बार उदयपुर पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। कटारिया ने कहा कि सत्र के दौरान सरकार को कई मुद्दों पर सदन और सड़क दोनों जगह घेरेंगे। जो वादे उन्होंने किए हैं कि 100 दिन में हम सारा किसानों का कर्जा माफ कर देंगे, नौजवानों को 3500 रुपया प्रति महीने के हिसाब से बेरोजगारी भत्ता दे देंगे, ऐसे कई विषय हैं जो उन्होंने अपने घोषणा पत्र में लिखे हैं। और एक तरह से दिल्ली ने 10% का सवर्णों को आरक्षण दे दिया, हिंदुस्तान के कई राज्यों ने भी अपनी सहमति जाहिर करके वहां भी दे दिया। अब हम इस बात का प्रयास करेंगे कि राजस्थान सरकार भी सवर्णों को 10% का जो आरक्षण दिया है शिक्षा में और नौकरी में, वो तुरंत बिल पास हो जाए, ताकि यहाँ के जो बच्चे हैं, जो स्वर्ण हैं जरूर, लेकिन गरीबी के कारण से जिनको लाभ मिलना चाहिए उनको ये लाभ मिले। और भी कई जो जन समस्याएं, स्वाइन फ्लू है, आप इस समय आपदा के अंदर विभिन्न जगह में पाला गिरा है, कुछ भी तो रोज विधानसभा के फ्लोर पर भी उठाएंगे और उसके बाद जनता के बीच में भी आकर के, क्योंकि किसानों के कर्जे वाला जो है वो हम पार्टी और हम दोनों मिलकर के तैयारी कर रहे हैं। आने वाले कुछ ही दिनों में हम प्रत्येक विधानसभा में भी विरोध जाहिर करेंगे और जिला हेडक्वार्टर पर गिरफ्तारी का आंदोलन पार्टी तय कर रही है, वो जैसी तारीख देंगे। और अब बात आउट ऑफ कंट्रोल होते स्वाइन फ्लू की। प्रदेश में स्वाइन फ्लू का प्रकोप लगातार जारी है। स्वाइन फ्लू से मरने वालों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। अब 48 तक ये मौतों का आंकड़ा पहुंच चुका है। कल स्वाइन फ्लू से 5 लोगों की मौत हुई है। 74 नए पॉजिटिव केस भी सामने आए हैं। स्वाइन फ्लू पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 1000 के पार चली गई है। ये संख्या 1173 हो गई है। मौतों का आंकड़ा, पॉजिटिव केसेस का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। स्वाइन फ्लू का कसता शिकंजा। चौहत्तर नए पॉजिटिव केसेस सामने आए हैं स्वाइन फ्लू के। कल स्वाइन फ्लू से 4 और मौतें हुई। 1173 पॉजिटिव मरीजों की संख्या, स्वाइन फ्लू पीड़ितों की संख्या। स्वाइन फ्लू का प्रकोप प्रदेश भर में लगातार जारी। चिकित्सा विभाग भी अब मुस्तैद हो गया है। सर्वे करवाया जा रहा है घर घर जाकर और मॉनिटरिंग की जा रही है उन टीमों की जो सर्वे कर रही हैं। अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, लंबी लंबी लाइनें देखी जा रही है। इसलिए चिकित्सा विभाग ने भी पूरी तरह से तमाम डॉक्टर्स को मुस्तैदी के साथ अस्पताल में रहने के लिए कहा है कि बीमारी और इसका शिकंजा प्रदेश में सूबे में लगातार बढ़ता हुआ। 5 लोगों की कल के दिन में मौत हुई है स्वाइन फ्लू से और 74 नए पॉजिटिव केसेस सामने आए हैं। 1173, 1000 के पार स्वाइन फ्लू मरीजों का आंकड़ा। स्वाइन फ्लू बेहद ही खतरनाक है और इसकी अनदेखी जानलेवा साबित हो सकती है। आइए जान लेते हैं कि इसके लक्षण क्या है और क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। आपको बता दें कि स्वाइन फ्लू एक जानलेवा बीमारी है। इसके लक्षणों में सर्दी, जुकाम, सूखी खांसी, थकान, सिर दर्द, आंखों से पानी और सांस फूलना है, जबकि ज्यादा संक्रमण में बुखार तेज हो जाता है। ऐसे में क्या सावधानी बरती जाए, अब वो जान लीजिए। खांसते और छींकते समय टिश्यू का इस्तेमाल जरूर करें। वहीं बाहर से आकर हाथों को साबुन से अच्छी तरह धोना चाहिए। स्वाइन फ्लू वाले मरीजों को हमेशा मास्क पहनना चाहिए और घर में ही रहना चाहिए, जबकि दूसरे लोगों को स्वाइन फ्लू के लक्षण वाले मरीजों के क्लोज कांटेक्ट से बचना चाहिए। तो हमारी आपको राय है कि स्वाइन फ्लू से डरने की बजाय प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर को फॉलो करें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। वोट बैंक की राजनीति प्रदेश के सहकारी बैंकों की आर्थिक सेहत पर भारी पड़ रही है। राजनीतिक दल चुनावी लाभ लेने के लिए कर्ज माफी का ऐलान करते हैं, लेकिन इसका खामियाजा सहकारी बैंकों को भुगतना पड़ रहा है। राजस्थान में सत्ता बदलने में किसानों की कर्ज माफी के ऐलान की बड़ी भूमिका मानी जा रही है। इससे पहले वसुंधरा सरकार ने भी कर्ज माफी का बड़ा ऐलान किया था। मुश्किलों में फंसी ग्रामीण अर्थव्यवस्था को कर्ज माफी के ऐलान से बड़ी ताकत मिली।
लेकिन इसका असर प्रदेश के सहकारी बैंकों की आर्थिक सेहत पर भारी पड़ रहा है। कर्ज माफी का ऐलान सहकारी बैंकों पर कैसे भारी पड़ता है, इन आंकड़ों से समझिए। पिछली सरकार ने 8,000 करोड़ की ऋण माफी की घोषणा की थी, लेकिन 2,000 करोड़ की राशि के लिए ही प्रावधान किया गया। बाकी 6,000 करोड़ सरकारी गारंटी पर एनसीडीसी से कर्ज लेने को कहा गया। एनसीडीसी से 8.60% की ब्याज दर पर कर्ज लिया गया, जबकि किसानों का जो कर्ज माफ हुआ उस पर 0% का ब्याज था। सरकार की ओर से सहकारी बैंकों को अभी पैसा नहीं मिला है, जबकि सहकारी बैंकों को एनसीडीसी को राशि चुकानी है। नाबार्ड सहकारी बैंकों को पुनर्वित्त उपलब्ध करवाता है और सहकारी बैंकों को तय समय अवधि में इस राशि का पुनर्भुगतान करना होता है। कर्ज माफी के मद्देनजर नाबार्ड सहकारी बैंकों को कोई रियायत नहीं देता, लेकिन कर्ज माफी की घोषणा के चलते बैंकों की रिकवरी नहीं हुई, यानी न तो बैंकों के पास सरकार से पैसा आया और न किसानों से। अब सहकारी बैंकों को उच्च लागत के संसाधनों से नाबार्ड को भुगतान करना पड़ेगा। जाहिर सी बात है, जब सहकारी बैंक उच्च लागत के संसाधनों से नाबार्ड को पुनर्भुगतान करेंगे तो उनकी आर्थिक सेहत बिगड़ेगी ही। भले ही कर्ज माफी के ऐलान से सरकारों को उसका राजनीतिक फायदा होता हो और किसानों को कर्ज से मुक्ति मिलती हो, लेकिन सहकारी बैंकों के लिए ये सौदा सिर्फ और सिर्फ घाटे का है। हालांकि सहकारी बैंकों की मजबूती के बगैर किसानों की आर्थिक मजबूती संभव नहीं है। दिनेश शर्मा, न्यूज 18, जयपुर। पिछले साल 16 अगस्त को जयपुर के शास्त्री नगर कब्रिस्तान को अतिक्रमण से आजादी मिली थी, लेकिन 4 महीने बाद भी प्रशासन ने सुध नहीं ली, जिसकी वजह से यहां फिर अतिक्रमणकारी पनपने लगे हैं। जयपुर के शास्त्री नगर कब्रिस्तान का ये मलबा प्रशासनिक लापरवाही का जीता जागता सबूत है। राजस्थान हाईकोर्ट ने 31 जुलाई 2018 को शास्त्री नगर कब्रिस्तान से अतिक्रमण हटाने के आदेश जारी किए, जिस पर प्रशासन ने जेडीओ और नगर निगम के साथ मिलकर 16 अगस्त को मेगा अभियान चलाया और पूरे कब्रिस्तान को अतिक्रमण से मुक्त कर दिया। लेकिन पिछले 4 महीनों में जिला प्रशासन ने इस जगह की सुध नहीं ली, जिसका खामियाजा आसपास के लोग भुगत रहे हैं। मलबा वगैरह काफ़ी टाइम से पड़ा हुआ है, इसको हटाना चाहिए। बाउंड्री वाल की जो योजना है वो बाउंड्री वाल करवानी चाहिए। अब इसकी चक्कर के अंदर ये जो गाड़ियाँ वगैरह पूरी रात भर लड़के वगैरह यहाँ बैठे रहते हैं, और भी जैसे साधन बढ़ रहे हैं, आज 1 है, कल 2 है, परसों 10 हो जाएंगे, फिर 50 हो जाएंगे, तो इस पर प्रशासन अभी ध्यान दे नहीं रहा है। इस मलबे को हटाया जाए और जो रोड के साइडों में रात को ट्रक और ये खड़े हुए रहते हैं, इसके आड़ में कुछ गलत काम, अनैतिक काम होते हैं, इनके ऊपर भी रोक लगाई जाए। नए कलेक्टर का कहना है कि यहाँ किसी को भी फिर से अतिक्रमण नहीं करने दिया जाएगा और हाईकोर्ट के आदेशों का पूर्ण रूप से पालन होगा। अगर वहाँ वापस अतिक्रमण होंगे तो उनको हटवा के चिन्हीकरण करा के उसके जो समस्या का निवारण करने के लिए कार्रवाई उठाने हैं वो चिन्हित किए गए, वो उन पे अमल हो रहा है। शास्त्री नगर की इस बेशकीमती जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराने के बाद इसे सीमाबद्ध कर विकसित करना चाहिए, ताकि अतिक्रमण की संभावनाएं खत्म हो सके और करोड़ों रुपए की कीमत वाली जमीन का क्षेत्रवासी सदुपयोग कर सके। जिला प्रशासन ने शास्त्री नगर कब्रिस्तान की बेशकीमती जमीन को अतिक्रमण से खाली कराया था, लेकिन अब प्रशासन गंभीर नहीं है और इसके कारण फिर से यहां पर अतिक्रमण होने लगे हैं। कैमरामैन गणेश यादव के साथ बीके शर्मा, न्यूज 18 जयपुर। आरएएस में सेलेक्ट हुए विद्यार्थियों को अभी तक नियुक्ति नहीं मिल पाई है। आरएएस भर्ती परीक्षा 2016 में इनका चयन हुआ, लेकिन अब छात्र जयपुर में प्रदर्शन कर सरकार से नियुक्ति की मांग कर रहे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। ये युवा अपनी नौकरियां छोड़ सड़कों पर हैं। प्रशासनिक निर्णय लेने के बजाय हाथों में तख्तियां लेकर नारेबाजी कर रहे हैं। वे अधिकारी बनकर भी अधिकारी नहीं बन पाए हैं। हम पहेलियां नहीं बुझा रहे हैं, बस प्रदेश के उन होनहारों की पीड़ा बता रहे हैं
जिन्होंने प्रदेश की सबसे बड़ी प्रशासनिक सेवा की भर्ती परीक्षा में अव्वल आने की गलती कर ली। गलती वे इसलिए मान रहे हैं क्योंकि उन्होंने इस सेवा के लिए अपनी अच्छी भली नौकरियां छोड़ अपना करियर ही दांव पर लगा दिया। RAS भर्ती परीक्षा 2016 में इनका चयन हुआ, अपनी नौकरी छोड़ दी, लेकिन रेजिग्नेशन देने के बाद उन्हें उम्मीद थी कि RAS अधिकारी के तौर पर वे अपनी नई सेवाएं शुरू करेंगे, लेकिन ये लोग अब तक इंतजार कर रहे हैं। 2017 में एक बार ऐसा मौका आया कि जॉइनिंग मिलने ही वाली थी। उसके बाद कुछ कोर्ट के इशू आए, तो उन इशू आने से पहले मैं रिजाइन कर चुका था और पिछले 6 महीने से जॉइनिंग के इंतज़ार में गुजर गए हैं। और इस दौरान मैंने बहुत सारी शारीरिक मानसिक प्रताड़नाएं झेली हैं और यहाँ तक कि घर का खर्चा चलाना भी मुश्किल हो पा रहा है, क्योंकि कुछ सेविंग थी वो सारी समाप्त हो चुकी हैं। और 2 साल काफ़ी होते हैं बेरोज़गारी के रूप में काटने के लिए, क्योंकि महंगाई का दौर है। परिवार वालों की तरफ से भी पूरा सपोर्ट था, लेकिन गांव वाले और फैमिली रिलेटिव्स उनके जो प्रश्न है वो कि जॉइनिंग कब मिलेगी, वो यक्ष प्रश्न की तरह साबित हो रहे हैं, जिनका जवाब अभी तक भी हमारे पास नहीं है और मानसिक रूप से बुरी तरह ग्रसित है। RAS बनकर भी RAS अधिकारी नहीं बन सके। इनका ख्वाब बीच राही मझधार में फंसा हुआ है, क्योंकि RAS भर्ती परीक्षा 2016 के 725 अभ्यर्थियों को अब तक नियुक्ति नहीं मिल पाई है। जिन्होंने RAS में चयन होने के बाद SVBJ में कैशियर की नौकरी छोड़ दी, कुछ ऐसे ही छात्रों ने नौकरी छोड़ी। मेरी जॉब बहुत अच्छी थी फार्मा कंपनी में, मैं वहाँ पर पर्सन इंचार्ज थी और मेरा 5 लाख का पैकेज था, तो बहुत अच्छी जॉब चल रही थी। लेकिन फिर मुझे लगा कि मुझे RAS ऑफिसर एक बनना है, तो उसके बाद जब मेरा RAS में सिलेक्शन हो गया, जो कि 17 अक्टूबर को हमारा रिजल्ट आया था, तो मैंने वहाँ से रिज़ाइन कर दिया था, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि यहाँ RPSC मतलब इतना टाइम लगाएगी। अब इनकी नियुक्ति को लेकर विवाद का मामला उलझा हुआ है। अभ्यर्थियों की मांग है कि नियुक्तियों को याचिका के निर्णय के अधीन रख उन्हें नियुक्ति दी जा सकती है। बहरहाल धरने प्रदर्शन पर मजबूर अभ्यर्थियों को सरकार से एक सकारात्मक फैसले की उम्मीद है। महेश दाधीच, न्यूज़ 18, जयपुर। क्या कभी आपने शादी के कार्ड में राजनीतिक अपील सुनी है? नहीं ना? चलिए हम आपको दिखाते हैं और इस अनोखी शादी के बारे में भी बताते हैं, जो इन दिनों पूरे टोंक में चर्चा का विषय बनी हुई है। बेटी की शादी में मोदी भक्ति, पूरा घर हुआ मोदीमय। शादी का सियासी कार्ड, अनोखी शादी की अनोखी पहल। जी हाँ, मौका बेटी की शादी का है। हाथों में मेहंदी भी लगाई जा रही है, मंगल गीत भी गाए जा रहे हैं और पूरा घर प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीरों से सजा हुआ है। घर देख लिया, तैयारी देख ली, सियासी सजावट भी देख ली। अब जरा शादी के इस कार्ड को भी देख लीजिए। कार्ड शादी का है, लेकिन ब्रांडिंग सरकार की है। कार्ड पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का स्लोगन भी लिखा हुआ है। अब कार्ड के इस कॉलम पर गौर फरमाओ। इस कार्ड के निचले हिस्से में 2019 लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी को वोट देने की अपील की गई है। यानी शादी की शादी और 2019 के लिए मोदी का कैंपेन। मोदी भक्त ये साहब हैं टोंक के राजेश सोनी। मोदी भक्त हूँ और मैंने मेहमानों से सादर अनुरोध किया है, न कि किसी को टेस्ट पूछाना है, भाई किसी के जबरदस्ती है, ये सिर्फ सादर अनुरोध। और मैंने मेरी बेटी के आशीर्वाद स्वरूप आने वाले टाइम में 2019 में इलेक्शनों में मोदी जी के पक्ष में वोट करने के लिए बोला। देश हित के लिए भाई अच्छा है। हमारे को मोदी जी की जो नीतियाँ हैं वो बहुत अच्छी लगी, जैसे गाँव में शौचालय बनाना, स्वच्छ अभियान चलाना और ये उज्ज्वल गैस की जो जितनी भी स्कीमें हैं ना, ये गाँवों के से जुड़ी हुई है, बहुत अच्छी लगी है। पिता बीजेपी के पुरजोर समर्थक हैं।
तो बेटी भला अलग रास्ता कैसे अख्तियार कर सकती है। जी हाँ, राजेश सोनी की बेटी रुचिका भी पीएम मोदी की बड़ी फैन है। शौचालय, उज्ज्वला योजना समेत तमाम योजनाओं की वो जमकर तारीफ करती है। लेकिन पिताजी के ऐसे आइडिया ने बेटी की शादी को खास बना दिया है। यही है कि अपील की है कि हमने कि ना 2019 में है जो नरेंद्र मोदी जी को ही दोबारा प्रधानमंत्री बनावे, उन्हीं को वोट देवा आशीर्वाद स्वरूप मुझे, क्योंकि उन्होंने जो किया है देश के लिए वो सब कुछ बहुत अच्छा ही था। सफाई अभियान चलाया, जैसे कि शौचालय बनवाया और सबको गैस सुविधा दी। शादी वाला घर मोदीमय है। पिता की पहल को बेटी ने भी खूब सराहा और इसी पहल को और संभल मिला है, क्योंकि पूरा गांव राजेश सोनी की पहल का मुरीद हो गया और गांव वालों पर पीएम मोदी की नीतियों का जादू सिर चढ़कर बोल रहा है। जैसे शादी के कार्ड तो दुनिया ही छपवाती है और लोग देखते हैं उसको, शादी में शरीक होने के बाद में फेंक देते हैं। लेकिन ये जो इनके दिमाग की उपज है, ये बहुत अच्छी उपज है। क्यों है अच्छी उपज? कि लोग इसको देखेंगे, जो इन्होंने इसके ऊपर अपील की है मोदी जी के बारे में, तो इसको देखने के बाद में व्यक्ति विवश होता है सोचने के लिए। अब राजेश सोनी की ये अनोखी अपील बीजेपी को वोटों में कितना तब्दील कर पाएगी, ये तो आने वाले लोकसभा चुनाव में ही पता चलेगा। लेकिन बेटी की शादी के जरिए राजेश की ये पहल टोंक में चर्चा का विषय जरूर बनी हुई है। मनोज तिवारी, न्यूज़ 18 राजस्थान, टोंक। और खबर जयपुर से, जहां विद्याधर नगर स्टेडियम में सक्षम पैडल साइक्लोथॉन का आयोजन किया गया है। पीएम मोदी के एक दिन पेट्रोल बचाने की मुहिम को लेकर यह आयोजन किया गया है बीपीसीएल की ओर से। कार्यक्रम का आयोजन विद्याधर नगर स्टेडियम में। भंवर पुष्पेंद्र मेरे सहयोगी हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं। बीपीसीएल की ओर से ये कार्यक्रम शुरू किया गया है, सक्षम पैडल साइक्लोथॉन। भंवर, क्या है यह आयोजन और क्या मकसद है इस आयोजन का? जी बिल्कुल सुमित, मैं आपको बता दूं, आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये मैराथन थोड़ी देर में शुरू हो जाएगी। साइक्लोथॉन इसको नाम दिया गया, सक्षम पैडल साइक्लोथॉन इसको नाम दिया गया, जिसमें जो पेट्रोल बचाने की मुहिम प्रधानमंत्री की है उसको साकार करते हुए यहाँ पर नजर आएंगे और साइकिल चलाने का संदेश देंगे कि एक दिन पेट्रोल बचा करके देश के निर्माण में बड़ा योगदान दिया जा सकता है। जैसा कि प्रधानमंत्री कहते हैं कि अगर प्रत्येक नागरिक हफ्ते में एक दिन डीजल पेट्रोल का प्रयोग नहीं करता है तो नए भारत के निर्माण में उसका ये बड़ा योगदान होगा। और बाईं तरफ मैं उसकी एक तस्वीर दिखाना चाहूंगा। साइकिल लेकर सभी लोग तैयार हैं, करीब करीब पूरी तैयारी हो चुकी है। थोड़ी देर में जब यहाँ हरी झंडी महापौर दिखाएंगे उसके बाद ये साइक्लोथॉन रवाना होगी और 5 किलोमीटर का इसका रन रहेगा, जो स्टेडियम से रवाना होकर थोड़ी दूर जाएंगे, 5 किलोमीटर का एरिया तय करके यहाँ पहुंचेंगे और संदेश देने की कोशिश करेंगे कि साइकिल डे के रूप में, जो कि भारत पेट्रोलियम की पहल पर यह हो रहा है और प्रधानमंत्री के सपने को साकार करने के लिए इसका आयोजन किया जा रहा है। थोड़ी देर में हरी झंडी दिखाने के बाद ये साइकिलें यहाँ से रवाना होंगी और 5 किलोमीटर का सफर तय करके इस संदेश को और मजबूत करने की कोशिश यहाँ पर की जाएगी। जी भंवर, इस साइक्लोथॉन में कौन कौन लोग भाग ले रहे हैं? आम लोगों के साथ क्या कोई विशेष प्रतिनिधि भी पार्टी की ओर से, सरकार की ओर से या फिर बीजेपी पार्टी की तरफ से कोई हो यहाँ पर? जी बिल्कुल सुमित, आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि ये कार्यक्रम जो है महापौर इसको हरी झंडी दिखाने वाले हैं। आपको बता दें कि भाजपा का यहाँ बोर्ड है, तो महापौर जब पहुंचेंगे तो यहाँ के जो लोकल पार्षद हैं वो भी यहाँ पर पहुंच सकते हैं। उसके अलावा जो भारत पेट्रोलियम के अधिकारी हैं वो यहाँ पर आएंगे। सरकार की तरफ से अभी कोई इस तरह का बात सामने नहीं आ रही कि कोई यहाँ पर प्रतिनिधि पहुंचेगा, लेकिन फिलहाल नगर निगम की अगर हम बात करें तो वहां से जरूर महापौर यहाँ आएंगे और जो यहाँ के लोकल लोग हैं, जनरल लोग हैं, वो लोग भी इसमें शामिल हुए हैं। उसके अलावा भारत पेट्रोलियम के कुछ लोग यहाँ पर शामिल हैं और जो यूथ है वो खासतौर पर यहाँ अपनी महत्वपूर्ण भूमिका दिखाता हुआ नजर आ रहा है। जानकारी के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए भंवर मेरे सहयोगी। विद्याधर नगर स्टेडियम से जुड़े साइक्लोथॉन का आयोजन, सक्षम पैडल साइक्लोथॉन, पेट्रोल बचाने की एक मुहिम प्रधानमंत्री की, जिसमें योगदान अब प्रदेशवासी भी दे रहे हैं। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। इस मकसद के साथ ही प्रदेश के नए पुलिस कप्तान ने नई मुहिम शुरू की है। देखिए ये रिपोर्ट।
चलिए एक ब्रेक लेते हैं, जल्द हाजिर होंगे।